डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम हमारे चैप्टर 7 का अध्ययन करेंगे, जो कि है कणों के निकाय और घूर्णी गति, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन सी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति, जो कि इसका चैप्टर का नाम है। बल आघूर्ण, टार्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्थानांतरीय गति क्या होती है। देखिए कि यदि कोई एक बॉडी है जिसको हम दृढ़ पिंड कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं, ये पूरा चैप्टर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कहलाता है। रिजिड बॉडी वो जिसमें जो जितने कण होते हैं, जिस अंदर जितने कण होते हैं, उनकी दूरी नहीं बदलती, उनके आयतन और आकार में परिवर्तन नहीं होता। हम सामान्य रूप से घूर्णन गति का अध्ययन करने के लिए जितनी ठोस वस्तुएं हैं उन सबको दृढ़ पिंड की तरह ट्रीट करते हैं, रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं कि मोशन के दौरान उनके आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है और उनके कणों की स्थिति में, उनके कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए, जब ये बॉडी, ये दृढ़ पिंड मूव करता है तो यदि वो एक सरल रेखा में चल रहा है तो ये पहले इसकी स्थिति है, थोड़ी देर के बाद ये हो जाती है, तो इसका ये जो कण था वो यहां पर होगा और ये कण यहां पर होगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में एक पैरेलल पाथ बनेगा, एक समानांतर पाथ का जो निर्माण करते हैं वो कहलाती है स्थानांतरीय गति। तो जब कोई दृढ़ पिंड इस तरह से गति करता है कि उसके सभी कणों के विस्थापन और वेग एक समान होते हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक समान हो, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे रेल के डिब्बे की गति, बस या ट्रक की गति, इस गति में पिंड के सभी कण समांतर पथ बनाते हैं। ये जो अंदर के बीच की दूरी है, ये जो रास्ता बनेगा, ये पैरेलल बनेगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन या स्थानांतरीय गति। बेसिकली हम आज बात करने जा रहे हैं घूर्णन गति की। घूर्णन गति या घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन, ये क्या है? देखिए, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास आपने देखी होंगी। गति के बारे में पहले भी आपने पढ़ा है। एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई चीज मूव करती है, गति करती है, तो उसको सरल रेखा में गति कहते हैं। जब एक वृत्ताकार रास्ते का निर्माण करती है तब उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये पहले आप पढ़ चुके हैं। घूर्णन गति क्या है? अपने घरों में आसपास आपने देखा होगा, ये पंखा अपने अक्ष, अपने अंदर से जाने वाले इस एक्सिल के चारों तरफ इसकी ब्लेड घूमती हैं, ये इसका अक्ष है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसका, कुम्हार का जो चौक होता है उस पर ये बर्तन बनाता है, तो ये चौक घूमता है, तो ये एक अक्ष के परितः घूमता है, ये घूर्णन गति है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। लट्टू जो होता है उसको आप घुमाते हैं जमीन पर, तो वो अंदर से जाने वाले एक अक्ष की तरफ घूमता है। मेले में आप जाते हैं, उत्सव में आप जाते हैं तो झूले में झूलते हैं इस तरह के, तो वो घूर्णन गति करता है। हेलीकॉप्टर की जो ब्लेड होती हैं वो घूर्णन गति करती हैं। और आपने पढ़ा है पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, तो अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। सूर्य के चारों तरफ जो घूमना है वो वृत्तीय गति है और अपने ही अक्ष पर, अंदर से जाने वाले अक्ष पर घूमना है, वो घूर्णन गति है। ये जो पवन चक्कियां हैं ये घूमती हैं, ये सारी घूर्णन गति के उदाहरण हैं। हम इसे समझते हैं कि है क्या, कि जब कोई दृढ़ पिंड बल या बल युग्म लगाने पर, बल युग्म यानी बलों का जोड़ा, जब आप किसी बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तो आप दो बराबर और विपरीत बल लगाते हैं जिससे उसका ढक्कन खुल जाता है। आपका पेन आप रिफिल डालने के लिए खोलते हैं तो उंगली और अंगूठे से आप बल युग्म का निर्माण करते हैं। एक बल आप एक दिशा में लगाते हैं और दूसरा अंगूठे से दूसरी दिशा में लगाते हैं, फलस्वरूप वो घूमने लगती है, अक्ष के परितः घूमने लगती है, जिससे वो आपका पेन खुल जाता है और आप उसकी रिफिल को चेंज कर लेते हैं। तो जब किसी दृढ़ पिंड पर बल या बल युग्म लगाने पर वह स्वयं में से होकर जाने वाले अक्ष के परितः घूमने लगती है, तो इसकी इस गति को घूर्णी गति कहते हैं। और जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेशन करती है उसको हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। अभी आपने उदाहरण देखे, ये एक लट्टू है, स्प्रिंग टॉप है, ये इसका एक्सिस है, ये इसके चारों तरफ घूमता है। चाहे वो पंखा हो,
सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, तो ये घूमती हैं पंखुड़ियाँ, ये सब घूर्णन गति हैं जिसको हम देख चुके हैं। तो घूर्णन गति आप समझ चुके। जब किसी वस्तु पर बल या बलयुग्म लगाया जाता है तो वो अपने अंदर से जाने वाले अक्ष के परितः घूर्णन करने लगती है, घूमने लगती है। एग्जाम्पल आप नोट करें, जैसे पहिए की गति, पंखे की ब्लेडों की गति, पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूर्णन करना, सीडी प्लेयर जो होता है उसमें सीडी जो घूमती है वो घूर्णन गति है। घिरनियों की गति, पानी हम कुएं से निकालते हैं, जो घिरनी होती है, चक्र होता है, उसकी गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। कब्जे के परितः दरवाजे की गति, दरवाजे का एक एक्सेस है जहां हिंज किया गया है उसको, तो हम दरवाजे को खोलते हैं या लगाते हैं तो उसकी ये जो गति हो रही है ये घूर्णन गति का उदाहरण है। अब घूर्णन गति में कुछ की पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जो घूर्णन गति को समझने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि ये जो रिजिड बॉडी है, ये जो दृढ़ पिंड है, ये घूम रहा है, तो जब ये घूमता है तो इसके जितने अवयवी कण होते हैं वो इस अक्ष के, ये इसका एक्सिस है वाई डैश, इस तरह से ये बॉडी घूम रही है, तो इसके अंदर बहुत सारे कण हैं। तो ये जो कण हैं ये घूर्णन अक्ष के परितः एक वृत्ताकार रास्ते का निर्माण करते हैं, यानी सारे जो कण हैं वो वृत्तीय पथ में गति करते हैं। घूर्णन गति में अवयवी कण वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं। उन सारे वृत्तों का केंद्र घूर्णन अक्ष पर होता है, ये इसका एक्सिस है, इसके चारों तरफ ये बॉडी मूव कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा जो कि वृत्तीय गति में हमने पढ़ा v = r ओमेगा, जो कि रिलेशन भी था रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। घूर्णन गति या वृत्तीय गति जब आप पढ़ते हैं तो सारी चीजें कोणीय एंगुलर फॉर्म में होती हैं, वहां ये एनालॉजी है। वहां आप रेखीय वेग पढ़ते हैं, यहां आप कोणीय वेग पढ़ते हैं। वहां आप रेखीय त्वरण पढ़ते हैं, यहां आप कोणीय त्वरण अल्फा पढ़ते हैं। वहां आप रेखीय संवेग पढ़ते हैं p, यहां आप कोणीय संवेग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। तो कोणीय वेग ओमेगा समान होना, यानी केंद्र पर ये जो कण कोण बनाते हैं ये बराबर कोण होगा। ये कण जब मूव करेगा तो मान लीजिए वो यहां आएगा, तो दूसरा कण मूव करेगा तो वो यहां आएगा, तो इसका प्रति सेकंड केंद्र पर बनने वाला कोण समान होता है, कोणीय वेग ओमेगा समान होता है, लेकिन रेखीय वेग इसका अलग अलग होगा। ये जो मोशन करेगा इस तरह से, इसका लीनियर वेलोसिटी जो है वो अलग अलग होगी, v अलग अलग होगा लेकिन ओमेगा समान होगा। तीसरी बात, पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में गति करता है। ये घूर्णन अक्ष है इसके अंदर से जाने वाला, तो ये जो कण हैं इसके परपेंडिकुलर हैं, इसके लंबवत हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो लंबवत तल में ये गति करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। और यदि कण घूर्णन अक्ष पर जितने कण होते हैं उनका रेखीय वेग 0 होता है, वो अक्ष पर स्थित हैं, इसलिए उनका प्रति सेकंड जो विस्थापन है वो 0 होगा, इसलिए रेखीय वेग क्या होता है? 0 होता है। और पांचवी बात जो आपको ध्यान रखती है, रोटेशनल मोशन 2D और 3D हो सकती है, द्विविमीय है या त्रिविमीय है। एक्स वाई एक्सिस में और एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो अवयवी कण हैं या वस्तु है वो गति कर सकती है, तो इसलिए वो द्विविमीय या त्रिविमीय है। हम आगे चलते हैं, टार्क की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं बल आघूर्ण। तो बल के कारण जो प्रभाव पैदा होता है उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। ये आप जानते हैं क्या है? इसको हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, इसको पेचकस कहते हैं। पेचकस से आप स्क्रू को खोलते हैं। दूसरी चीज आप देखिए, ये एक दरवाजा है। आप सोचिएगा कि इस पेचकस का जो हैंडल है वो बड़ा बनाया जाता है। आप बड़े पेचकस से किसी स्क्रू को खोलेंगे तो आपको खोलने में बहुत आसानी होती है, और छोटे पेचकस से आप खोलेंगे जिसका साइज बहुत छोटा हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरह से यदि आप दरवाजे के कोने पर बल लगाकर दरवाजे को खोलते हैं या दरवाजे को लगाते हैं तो आपको कम बल लगाना पड़ता है। यदि आप यहां बल लगाएंगे तो इसको खोलना और लगाना मुश्किल होगा। तो सवाल ये कि ऐसा क्यों है, इससे हम हमारी बल आघूर्ण के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब आप बल अक्ष के पास लगाते हैं तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ता है, यानी जब दूर लगाएंगे तो इस बल का प्रभाव ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है दरवाजा एक दृढ़ पिंड है जो कब्जे के परितः घूर्णन कर सकता है।
तो मैंने कि जैसे बताया कि इसके सिरे पर आप जब फोर्स लगाते हैं तो उसको आसानी से घुमाया जा सकता है, लेकिन इस कब्जे के पास से आप बल लगाएंगे तो इसको घुमाना कठिन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि घूर्णन गति कराने के लिए बल के परिमाण के अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि बल कहां लगाया जा रहा है। तो इस घूर्णन गति में इस बल के समतुल्य जो राशि है उसका नाम है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है? यदि कोई बल पिंड के अक्ष के पास लग रहा है, यह बात हमने अभी समझ ली, तो उसका प्रभाव अक्ष के पास लग रहा है तो प्रभाव कम होता है, यहां बल लग रहा है तो इफेक्ट कम होगा, और दूर बल लगा रहे हैं तो इसका प्रभाव अधिक होता है। बल के इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इस पूरी बात को हम आगे समझेंगे, पहले इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को आप नोट करें। बल आघूर्ण क्या है? बल का प्रभाव, बल के द्वारा घूर्णन में जो प्रभाव होता है उसको कहते हैं बल आघूर्ण। इसकी माप करने के लिए इसकी डेफिनेशन ये है, किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए, ये जैसे एक स्क्रू को आपको खोलना है और ये नट है, तो आप इस फोर्स को, ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है, ये इस चित्र में आपको दिख रहा है, तो फोर्स को आप ऊपर लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, तो ऊपर लगाने से ये इस अक्ष के परितः घूमने लगेगा। तो इस यहां पर लगाएंगे तो टार्क उत्पन्न होगा। इस बल का प्रभाव ये होगा कि इस स्क्रू को खोलने के लिए ये टार्क उत्पन्न करेगा। तो टार्क ऐसा इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप नीचे घुमाएंगे तो नट कसने लगेगा। तो ये फोर्स आपने इस कोने में लगाया जिससे ये स्क्रू खुल गया। यदि आप फोर्स यहां लगाएंगे तो इसको आपको प्रभाव कम उत्पन्न होगा, इस टार्क कम उत्पन्न होगा, अक्ष से पास होगा बल की क्रिया रेखा, ये कहलाती क्रिया रेखा। ये जो दूरी है लंबवत दूरी, ये बल की क्रिया रेखा है, और बल और क्रिया रेखा के बीच का जो गुणनफल होता है वो टार्क उत्पन्न करता है, उसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। तो ये हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन। अब देखिएगा इसका फार्मूला कैसे निकलेगा। इस डेफिनेशन से फार्मूला क्या आया? बल आघूर्ण बराबर बल गुणित बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। ये मान लीजिए F फोर्स लग रहा है, ये एक बॉडी है, y डैश अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। तो इसको हम बढ़ाएं, इस बल की जो हमारा वेक्टर है इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं और इस अक्ष से एक लंब डालें, तो ये ON इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इस क्रिया रेखा पर, ये इसकी क्रिया रेखा है, ये जो आपको लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन, जिसको इस बल के वेक्टर को पीछे की तरफ बढ़ाया गया है, तो हमने एक परपेंडिकुलर, एक लंब यहां डाला। तो ये लंब जो है ये क्या है? लंबवत दूरी है। बल की क्रिया रेखा ये है और अक्ष से इसकी लंबवत दूरी ON है, ये 90 डिग्री का कोण है, हमने लंब डाला हुआ है। तो इसको हम टाउ से शो करते हैं। हम अभी केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, स्केलर की बात कर रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का फार्मूला हम अभी निकालेंगे। तो इस फार्मूले से, इस डेफिनेशन से फार्मूला क्या बना? फोर्स इंटू बल की क्रिया रेखा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON, इसको हम D मान लेते हैं, स्मॉल d। तो F इंटू डी आ गया, टाउ इक्वल्स टू F इंटू डी। ये हमारा फार्मूला आ गया। सबसे पहले इसका यूनिट निकाल लें। तो बल का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट न्यूटन, और दूरी का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर। विमीय सूत्र निकालेंगे तो बल का विमीय सूत्र आपको पता है, MLT माइनस 2, F इजिकल टू MA, A का LT माइनस 2, M और M का कैपिटल M इंटू मीटर का L, तो L2 आ जाएगा। ML2T माइनस 2, ये डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ? टार्क का हुआ। देखिए अब इसका वेक्टर फॉर्म हम करते हैं, ये एक डेरिवेशन है। देखिए मान लीजिए कि कोई पिंड y और y डैश एक्सिस के परितः घूर्णन गति करता है। ये इसका बिंदु P है जिस पर वेक्टर F फोर्स लगाया गया है। बिंदु O के सापेक्ष इस P का जो पोजीशन वेक्टर होगा, स्थिति सदिश होगा, इसको हमने ओरिजिन ले लिया, मूल बिंदु ले लिया। तो स्थिति सदिश OP क्या हो गया? हमने मान लिया वेक्टर R है। तो बल F की क्रिया रेखा पर ON लंब डालें, ये लंब डाला हमने, अभी हमने चर्चा की थी। तो यह अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी होगी, ये जो ON है दूरी। तो हम F में किसका गुणा करेंगे? ON का। तो टाउ इक्वल्स टू क्या आएगा? F इंटू ON। अब
यदि बल वेक्टर एफ और पोजीशन वेक्टर आर के बीच का कोण फाई हो, ये देखिए कोण फाई दिख रहा है, यही कोण यहां बनेगा, ये पूरी क्रिया रेखा है, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये क्रिया रेखा है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर, इनके बीच का कोण क्या है, फाई है। तो इस ट्राइंगल को देखिए OPN, इस ट्राइंगल को आप देख रहे हैं। यदि हमें साइन थीटा निकालना है तो हम क्या करते हैं, लंब बटे कर्ण, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, हम इस कोण को कंसीडर कर रहे हैं, हमने लंब भी यही डाला है, तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो साइन फाई इस ट्राइंगल से निकालें तो लंब बटे कर्ण यानी ON बटे OP। तो हम इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ON इक्वल्स टू OP साइन फाई। अब OP का परिमाण क्या है, R है, तो हम ON को लिख सकते हैं R साइन फाई। तो यहां जो इक्वेशन है हमारा जो डेफिनेशन से आया उसमें हम लिख सकते हैं F इंटू आर साइन फाई, ON की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। ON की वैल्यू हमने रखी, ये हमने ट्राइंगल से निकाला और ON की वैल्यू क्या आई, R साइन फाई, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमने फर्स्ट इक्वेशन में ON की वैल्यू रखी तो F इंटू आर साइन फाई आ गया। हम इसको लिख सकते हैं RF साइन फाई, इसको आपको R को पहले लिखना है, ठीक है, RF साइन फाई। अब आप जानते हैं दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। A क्रॉस वेक्टर B उन सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है और यूनिट वेक्टर n आता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। सदिश में दो तरह के गुणा होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये होता है AB साइन थीटा, ये इसका फार्मूला है, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है और पहले भी आप वेक्टर को समझ चुके हैं। फिजिक्स में जब तक आप वेक्टर को नहीं समझेंगे, गणित को नहीं समझेंगे, आप फिजिक्स को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ये हमारा फार्मूला होता है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू AB साइन थीटा। AB इन वेक्टरों के परिमाण है और थीटा इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। तो मतलब ये हुआ यदि कोई क्वांटिटी इस रूप में लिखी है तो हम उसको वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हैं। अब देखिए R और F और साइन फाई लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का बल आघूर्ण उसकी स्थिति सदिश और बल के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। आप स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो F इंटू आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको R क्रॉस F ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब हम बात करते हैं दूसरी क्वांटिटी की, कोणीय संवेग। जिस तरह से रेखीय संवेग आपने लीनियर मोशन में पढ़ा, रेखीय गति में पढ़ा, रेखीय संवेग क्या होता है, किसी भी कण के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, उसको हम P से शो करते हैं, वेक्टर P इक्वल्स टू M वेक्टर V। स्केलर फॉर्म में P इज इक्वल टू mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बात की कि घूर्ण गति के पूरे चैप्टर में आपको कोणीय पढ़ना है, कोणीय वेग पढ़ना है, कोणीय संवेग पढ़ना है, कोणीय त्वरण पढ़ना है, सारी चीजें एंगुलर से होंगी। उसके अवयवी कण वृत्तीय गति करते हैं तो कोणीय शब्द इसमें आता है। इन सारी चीजों को आपने पढ़ना है। तो जिस तरह से रेखीय संवेग वहां होता है, घूर्णन गति में इसी के समतुल्य राशि को हम कहते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, इस रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण, इस रेखीय संवेग P का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है वो कोणीय संवेग कहलाता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर L से शो करते हैं। आघूर्ण शब्द जब भी आता है पोजीशन वेक्टर R का गुणा होता है, हम लंबवत दूरी R का गुणा करते हैं। बल आघूर्ण, तो बल में हमने किसका गुणा करा, लंबवत दूरी क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी R का, यानी लंबवत दूरी R का गुणा होता है। आघूर्ण जब भी आए तो यहां किसका आघूर्ण, रेखीय संवेग का आघूर्ण, तो किसका गुणा होगा, R का गुणा होगा। तो रेखीय संवेग गुणित घूर्णन अक्ष से कण की लंबवत दूरी, कोणीय संवेग का सूत्र क्या होगा मैंने आपको बताया, इसको नोट कर लीजिए। आघूर्ण यानी आपको कण की लंबवत दूरी का गुणा करना है घूर्णन अक्ष से। तो रेखीय संवेग में यदि हम लंबवत दूरी का गुणा कर देते हैं तो कोणीय संवेग आ जाता है। स्केलर फॉर्म की बात हो रही है, केवल परिमाण की बात हो रही, तो L बराबर आएगा P इंटू आर।
जब इसका वेक्टर फॉर्म आएगा तो वेक्टर आर यहां आ जाएगा, क्यों आर और वेक्टर आर में फर्क है। वेक्टर जब लग जाता है तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी इसमें बतानी पड़ती है। तो जब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो P इंटू आर, आप वेक्टर P इंटू वेक्टर आर नहीं लिख सकते, वेक्टर आर इंटू क्रॉस वेक्टर P आपको लिखना पड़ेगा। वो कैसे, हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले इसकी हमने डेफिनेशन समझ ली, इसको नोट कर लीजिएगा। घूर्णन गति में किसी कण के रेखीय संवेग का आघूर्ण, किसी कण के रेखीय संवेग का आघूर्ण, यहां में आएगा। घूर्णन गति में किसी कण के रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण कण का कोणीय संवेग कहलाता है। P इंटू आर इसका यूनिट हुआ, इसका फार्मूला हुआ। यूनिट P का क्या होता है, mv होता है, तो m किलोग्राम, v का मीटर पर सेकेंड और r का दूरी का मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेकंड को आप ऊपर ले जा सकते हैं, सेकंड -1, सेकंड के ऊपर माइनस पावर आएगा, दोनों बातें एक ही हैं। डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2t-1। कैसे, इसका P का mlt-1 होता है, एक L और मल्टीप्लाई होगा तो ml2t-1 इसका डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र आएगा। अब हम कोणीय संवेग का वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। हमने अभी पढ़ा कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणित घूर्णन अक्ष से कण की लंबवत दूरी। तो मान लीजिए कि ये m द्रव्यमान का एक कण है P, मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश ये वेक्टर R है, तो वेक्टर OP को हम क्या कहेंगे, वेक्टर R। कण का रेखीय संवेग वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, वेक्टर P है। इस कण का रेखीय संवेग ये है वेक्टर P, इस कण का नाम P है और इसका रेखीय संवेग स्मॉल p है, द्रव्यमान स्मॉल m है। तो अक्ष इस O के अबाउट इस कण का कोणीय संवेग परिभाषा से क्या निकलेगा, रेखीय संवेग गुणित घूर्णन अक्ष से कण की लंबवत दूरी। इसको हमने बढ़ाया, इसको बढ़ाया और इस पे लंब डाला, जैसे कि बल आघूर्ण के डेरिवेशन में हमने किया था। तो लंबवत दूरी क्या आएगी, ON आएगी। ON आएगी तो L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, P इंटू ON। P हो गया रेखीय संवेग का परिमाण और ON हो गई इसकी लंबवत दूरी। अब ये ट्राइंगल फिर से देखिए वही का वही OPN। OPN में आप यदि ON को निकालना चाहते हैं तो यदि वेक्टर R और इस वेक्टर P के बीच का कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब ON बटे कर्ण OP। ठीक उसी तरह से ON इक्वल टू क्या आ जाएगा, OP साइन थीटा। ये OP का हमने तिर्यक गुणा कर दिया। OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू का परिमाण क्या है, R है, तो ON बराबर क्या आएगा, R साइन थीटा। कुल मिला के जो लंबवत दूरी है उसका मान R साइन थीटा आता है, चाहे आप बल आघूर्ण का सदिश रूप निकाल रहे हो, चाहे आप कोणीय संवेग का निकाल रहे हैं, यहां क्या आएगा, R साइन थीटा। तो हमारा जो इक्वेशन है L इक्वल्स टू P इंटू ON, ट्राइंगल से हमने साइन थीटा निकाला और ON निकाल लिया, तो ON की वैल्यू जब हमने इसमें रखी तो ये आ गया P इंटू R साइन थीटा। इसको हम RP साइन थीटा लिख सकते हैं। RP साइन थीटा ये वही वेक्टर हो गया, ये सदिश गुणनफल हो गया किसका, वेक्टर R और वेक्टर P का। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर P B इक्वल्स टू होता है AB साइन थीटा यूनिट वेक्टर N। यूनिट वेक्टर दिशा बताता है, उसका परिमाण 1 होता है, तो ये फार्मूला है। तो RP साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर L इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। ये कोणीय संवेग का वेक्टर फॉर्म है। हम ये कह सकते हैं कि किसी कण का, किसी पिंड का, किसी अक्ष के परितः कोणीय संवेग उसकी अक्ष से उसके स्थिति सदिश और रेखीय संवेग के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। एक बात और, आप इस P की वैल्यू क्या जानते हैं, रेखीय संवेग mv होता है, तो इस P की जगह हम क्या रख सकते हैं, mv। तो ये आ गया वेक्टर R क्रॉस m वेक्टर v। m क्या है, स्केलर है, m अदिश राशि है, m को हम बाहर ले सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर L इक्वल्स टू m वेक्टर R क्रॉस वेक्टर v। ये फार्मूला भी कोणीय संवेग का है और ये फार्मूला भी कोणीय संवेग का है, ये फार्मूला भी कोणीय संवेग का है, ये फार्मूला भी कोणीय संवेग का है। ये दोनों अदिश फॉर्म है, केवल परिमाण है, और ये वेक्टर फॉर्म है इसका। ये इसमें दिशा भी होती है जो कि हम स्क्रू रूल से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अब यदि आपको R क्रॉस P का डायरेक्शन निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो नियम है, स्क्रू रूल है, या आप अपने हाथ को, दाहिने हाथ को इस दिशा में कर्ल करिए। ये R का डायरेक्शन है तो R से
उंगलियों को आप यहां घुमाएंगे, कर्ल करेंगे तो अंगूठा बाहर की तरफ जाएगा। अंगूठा कहां जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। तो जिस दिशा में अंगूठा जाता है वहां वेक्टर एल की डायरेक्शन होगी, ये जेड डायरेक्शन में होगा, ये मेरी तरफ होगा। इस वीडियो का आप देख रहे हैं तो इसका डायरेक्शन आपकी तरफ होगा, लंबवत होगा। इन दोनों सदिशों के लंबवत तल में दिशा होती है, ये वेक्टर का नियम है, उसमें ये बताया जाता है डायरेक्शन को। अब हम कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध निकाल लेते हैं। कोणीय संवेग क्या हुआ? वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। हमने टी के सापेक्ष इस समीकरण का अवकलन करना है। देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स हैं जो फिजिक्स में जनरली यूज होती हैं। इनको आपको समझना पड़ेगा, अवकलन को और समाकलन को। जब हम दो राशियों के गुणनफल का, यदि किसी राशि में दो फलन हैं, उनका अवकलन करते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? यदि दो राशियां, दो फलन हैं ए और बी, और इनका अवकलन कर रहे हैं हम एक्स के सापेक्ष, तो इसका सूत्र है पहला फलन गुणित दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणित पहले का अवकलन। ये ए और बी दो राशियां हैं, तो पहले ए को हम वैसे ही का वैसा लिख देंगे, बी का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, फिर बी को प्लस करके बी को लिख देंगे, फिर ए का अवकलन करेंगे। तो यहां दो राशियां हैं, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। तो हम क्या लिखेंगे? ए क्या है हमारा? वेक्टर आर है। बी क्या है? वेक्टर पी है। तो हमने इस सूत्र में, ये फार्मूला है उसका, इसको नोट करिएगा। ए को हमने पहले लिख दिया वेक्टर आर, और डी बी बाई डी एक्स हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डी वेक्टर पी बाई डी टी। दूसरे में बी को हमने आगे लिखना है, बी को वैसे ही लिख दिया वेक्टर डी आर बाई डी टी। अब इन सबके मतलब है फिजिक्स में, इन सबके मतलब है ये परिवर्तन की दर है। किसके परिवर्तन की दर है? संवेग परिवर्तन की दर। और आपने न्यूटन के दूसरे नियम में पढ़ा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है, तो ये बल है। डी आर बटे डी टी, ये विस्थापन का अवकलन है टी के सापेक्ष, और विस्थापन का जब हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वेग आता है, रेखीय वेग आता है। रेखीय वेग की परिभाषा है, उसका सूत्र लिखा हुआ है ये डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। विस्थापन बटे समय, आप वेग पढ़ते हैं ना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये विस्थापन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो और p क्या है? mv है। इन सब के मतलब है, ये देखिए p क्या है? द्रव्यमान गुणित वेग, संवेग है। dr बटे dt क्या है? वेक्टर v है। dp बटे वेक्टर dp बटे dt क्या है? वेक्टर f है, संवेग परिवर्तन की दर जो कि बल के बराबर होती। ये सारी क्वांटिटीज हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो हम जब फर्स्ट में रखते हैं तो वेक्टर r, ये dp बाई dt की जगह हमने क्या रख दिया? वेक्टर f। इस p की जगह हमने क्या रख दिया? m वेक्टर v, और इस वेक्टर v ये dr बटे dt की जगह रख दिया v। तो हमारे पास इस तरह का इक्वेशन आ गया 2। अब देखिए, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v इक्वल्स टू होता है 0। जब दो सदिश समानांतर होते हैं, उनके बीच का कोण 0 होता है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। क्यों आता है? देखिए, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू होता है ab साइन थीटा। अब यदि दोनों के बीच का कोण 0 है तो साइन थीटा की जगह साइन 0 आएगा। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। दैट्स वाई वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v इक्वल्स टू 0। यदि दो समानांतर सदिश हैं, समान सदिश हैं, एक ही दिशा में हैं, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0। दैट्स वाई दिस क्वांटिटी बिकम्स 0। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारे पास इस इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ये क्वांटिटी ये पूरी 0 हो गई, तो हमारे पास आ गया वेक्टर डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू वेक्टर आर इंटू एफ। ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ गया। अभी आपने पहला डेरिवेशन किया है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ये क्या है जानते हैं आप? ये है बल आघूर्ण। इसको क्या कहते हैं? टाउ। वेक्टर आर क्रॉस एफ, ये समीकरण 3 और समीकरण 4, यानी हम इसकी जगह टाउ लिख सकते हैं। तो ये आ गया वेक्टर डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू टाउ। ये है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। ये ठीक वैसा ही है जैसा ही कि रेखीय गति में आप ये देख रहे हैं, dp वेक्टर बाई dt बराबर f। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। यहां कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। ये ठीक ऐसा ही नियम है जो न्यूटन का द्वितीय नियम आपने रेखीय गति में पढ़ा है। टाउ बल आघूर्ण, dl बाई dt वेक्टर, dl बाई dt का मतलब
कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। जब आप टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब है आप परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। आप dr बाई dt कर रहे हैं, ये विस्थापन की दर है। आप dp बाई dt कर रहे हैं, ये संवेग परिवर्तन की दर है। आप dl बाई dt कर रहे हैं, ये कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर है। तो अल्टीमेटली टाउ इक्वल्स टू dl वेक्टर बाई dt, मतलब बल आघूर्ण कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो इस तरह से आज हमने जो कुछ किया है उसको आपको अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की मदद से रिवाइज करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।